सब्र कर, अभी मेहनत जारी है। तू सब्र कर, अभी मेहनत जारी है। वक्त खुद कहेगा अब तेरी बारी है। तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण का दूसरा दिन हम लोग का चालू हो गया, यानी कि हम लोग समझेंगे उच्चारण जो होता है, उच्चारण का स्थान क्या है। उसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के हाथ में अब आप लोगों का भविष्य है। एक साल आपने बर्बाद कर दिया या एक साल आपने पढ़ लिया, वो आपके ऊपर था कि आपने क्या किया। वो आपको पता है कि आपने कितना परिश्रम किया, कितना मेहनत किया और कितना नंबर आप लेके आ सकते हैं, वो आपके हाथ में है। आप अपने दिल से पूछो कि आपने कितना मेहनत किया। एक महीना बच गया है आपके 2023 के एग्जाम के लिए। इंटर वाले बच्चों के लिए आप लोग जानते ही हैं 1 तारीख से एग्जाम चालू हो रहा है, और मैट्रिक वाले बच्चे जो हैं वो सभी बच्चों का 14 फरवरी से एग्जाम चालू हो रहा है। तो आप लोग पूरी तरह से तैयार होंगे मेरे ख्याल से एग्जाम के लिए। और आप लोग ये भी नहीं छिपा सकते कि आप कितना पढ़े हैं। अगर आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो आपका रिजल्ट का परिणाम जो आएगा पता चल जाएगा कितना आप लोग पढ़े हैं। आपके मम्मी पापा से आप लोग, मम्मी पापा आपके बहुत आपसे उम्मीद लेके बैठे हैं। उस उम्मीद पे आप लोग खड़े उतरते हैं या नहीं उतरते हैं वो आपके हाथों में है। या तो आप मम्मी पापा को खुश कर दीजिए। देखिए, सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग अच्छा रिजल्ट लेके आते हैं तो दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई खुश होगा, खुशी सबसे ज्यादा मिलेगी। आप लोग याद रखिएगा मेरी बात को। अगर आप अच्छा नंबर लेके आते हैं, बहुत बेटर नंबर लेके आते हैं, तो दुनिया में सबसे ज्यादा कोई खुश होगा ना तो आपके माँ पापा खुश होंगे, दूसरा कोई नहीं। पड़ोसी का क्या है, पड़ोसी जो होते हैं ना, आपका अच्छा नंबर आएगा तो उनको दुख हो जाएगा, जलन होने लगेगा, उनका मुंह समझिए कि देखने लायक हो जाएगा। आप लोग उस समय रिजल्ट लाइएगा अच्छा, और अपने पड़ोसी को जाके बताइएगा मेरा आया है 90%, मेरा आया 85%। उस समय देखिएगा पड़ोसी कितना उदास होंगे, उस समय देखिएगा माँ पापा कितने खुश होंगे। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, या तो अपने माँ पापा को खुश कर लीजिए या तो पड़ोसी को खुश कर लीजिए। आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप लोग जिसको खुश करना है उसको खुश कर लीजिए। आप लोग समझदार हैं ही, आप किसे खुश करना चाहते हैं? जाहिर सी बात है अपने माँ पापा को खुशी देना चाहते होंगे। तो आज से आप लोग एक मन में उत्साह बनाइए, एक नया जोश के साथ। जैसे मैं आप लोगों को 8 बजे आ रहा हूँ, डेली पढ़ा रहा हूँ, वैसे ही आप लोग एक नए जोश के साथ, नया उम्मीद के साथ निकलिए और पढ़ना स्टार्ट करिए। आपके हाथ में है, 1 महीना पढ़ लीजिए, अपना जिंदगी फ्यूचर बना लीजिए। 1 महीना नहीं पढ़िए, अपना फ्यूचर, अपना लाइफ खराब कर लीजिए। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। या तो 1 महीना पढ़ के आप लोग बेटर कर लीजिए, या 1 महीना पढ़ के एकदम खराब कर लीजिए। आप लोग काफी देर से ये सोच रहे हैं कि सर स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले आपके मन में एक उत्साह बनाना चाहते हैं, पढ़ाई के प्रति एक लगन बनाना चाहते हैं कि आप लोग का पढ़ने में मन लगे। आज से अब पढ़ना आप लोग स्टार्ट कर लो। तो एक बार आप लोग दिल से लाइक कर दीजिए। मेरी बातें अगर अच्छी लगी होगी तो आप दिल से लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ, सबके साथ शेयर करिए। सब कोई पढ़े, सब कोई बढ़े। मैं चाहता हूं, अपने बिहार का जो एजुकेशन रेट है ना वो बहुत कम है बिहार का, लेकिन मैं चाहता हूं अपने बिहार का हर एक बच्चा इतना शिक्षित हो, इतना पढ़ ले कि उसको पढ़ाई में कभी कम नजर ना आए। आप लोग इतना समझिए कि अगर इंसान पढ़ा लिखा रहेगा ना तो कहीं भी उसका बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट होता है, वही नहीं पढ़ा लिखा इंसान का रिस्पेक्ट कहीं नहीं होता है। तो आप लोग अपना रिस्पेक्ट बढ़ाइए ताकि खूब पढ़िए। देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं उच्चारण। उच्चारण स्थान शेयर कर दिए, सबको शेयर कर दिए। मुझे पता है आप लोग मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हैं, आप लोग सबको शेयर किए होंगे। उच्चारण स्थान, देखिए उच्चारण स्थान का मतलब होता है कि कभी भी कोई भी शब्द हम बोलते हैं, जैसे अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं सब, तो मुंह से उच्चारण आपका मेरा हो रहा है। मुंह से उच्चारण जब हम लोग कर रहे हैं, कोई भी शब्द हो गया तो उसका भी एक स्थान होता है। जैसे कंठ, कंठ ये होता है कंठ। बारी बारी से लेके सबको लेके चलेंगे। पहले आते हैं कंठ। कंठ से हमारा उच्चारण होता है, जो शब्द हमारे कंठ से निकलता है, ठीक है,
कंठय वर्ण, उसे क्या कहते हैं? कंठय वर्ण, जो हमारे कंठ से निकलता है। जैसे कि हम लोग ले लेते हैं अ, देखिए अ बोल के, अ हमारे कंठ से निकलता है, आ हमारे कंठ से निकलता है। कवर्ग यानी क ख ग घ, घ तक ही होता है, अंघ नहीं होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। कवर्ग जो होता है क ख ग घ तक होता है। अंघ कहाँ जाता है वो हम बताएंगे आखिरी में, आखिरी की तरफ जाता है, सबसे आखिरी में जाता है, तो आखिरी में बताएंगे, आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए ये कवर्ग हो गया। ह कंठ से आ रहा है, ह का भी आवाज, उसी तरह विसर्ग का भी आवाज कंठ से ही आता है। यह हमारे कंठ का जो था, आप लोग समझ गए, जो कंठ से निकलता है। दूसरा हमारा होता है तालु, तालु से यानी जीभ के नीचे जो होता है उसे तालु कहते हैं। अपने मम्मी से पूछिएगा, आप लोग की मम्मी बता देंगे तालु कौन सा होता है, जीभ के नीचे होता है तालु। तो तालु से बोला जाता है तालव्य वर्ण, उसे कहते हैं तालव्य वर्ण कहते हैं। आप लोग लिखते चलिए, याद होते चले। देखिए तालव्य वर्ण मतलब तालु, तालु से उसका उच्चारण होता है, उसके नाम ही से पता चल रहा है तालव्य वर्ण। देखिए ई, ई बोलिए, ई जीभ के नीचे से निकलता है। बड़ी ई, हर्षई दीर्घई चवर्ग, च छ ज झ, यह नहीं झ, च छ ज झ, य। और तालव्य है ना, तालव्य स, नामे से लग रहा है तालव्य स, तालव्य वर्ण है तो तालव्य स। अब मूर्धा, मूर्धा पे आते हैं। मूर्धा किसे कहते हैं? मूर्धा का मतलब होता है जीभ के ऊपर वाला हिस्सा को मूर्धा कहते हैं। जीभ के जस्ट ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसे मूर्धा कहते हैं। तो मूर्धा से जहां से जो उच्चारण होता है उसे मूर्धा वर्ण कहा जाता है। वर्ण यहाँ पे छोड़ दिए, आप लोग वर्ण लिख लीजिएगा, मूर्धा वर्ण कहते हैं। मूर्धा वर्ण में आपका आता है री और टवर्ग, टवर्ग ट ठ ड ढ, अड़ वाला न वाला वो नहीं, न तक नहीं जाइएगा। ये देखिए र और स, स कौन सा? मूर्धन्य स, मूर्धन स, ध्यान रखिए मूर्धन स है। यहाँ पे ये दंत, यानी दंत में आते हैं तो दंतव्य वर्ण, दंत्य वर्ण, दंत्य वर्ण मतलब वर्ण, आप लोग समझ गए। दंत वर्ण मतलब जिसका दंत, दांत से उच्चारण किया जाता है, दांत से। आप लोग बोल के देखिए, देखिए त वर्ग में आते हैं, तवर्ग, त दांत से उच्चारण हो रहा है, त थ द ध। देखिए कहां से उच्चारण हम लोग का आ रहा है, हम लोग का सारा उच्चारण दांत से आ रहा है, दांत से निकल रहा है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग को पूरा समझ आ रहा होगा मेरी बात। नहीं समझ आ रहा है तो आप कमेंट करिए, और समझ आ रहा है तो आप ओके लिखिए, ओके ओके। समझ आ रहा है तो आप लोग दिल से लाइक कर दीजिए, और सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए, शेयर करते चलिए, शेयर रुकना नहीं चाहिए। आप लोग को पता ही है, आगे मैं बता रहा हूं, आप लोग को पता है बिहार बोर्ड अब 200 नंबर का एग्जाम मतलब हर सब्जेक्ट ले रहा है। जैसे हिंदी आपका हो गया, संस्कृत हो गया 200 नंबर, ऐसे करके 200 नंबर यानी दोगुना प्रश्न पूछा जा रहा है। 200 नंबर में से आप लोगों को 100 नंबर ही बनाना रहता है। आप लोग को ये बात तो पता है, यानी 100 ऑब्जेक्टिव देता है, जिसमें से आप लोगों को 50 ऑब्जेक्टिव बनाना रहता है। 100 क्वेश्चन आप लोगों का 16 को देता है, जिसमें से 8 बनाना रहता है। उसी तरह प्रैक्टिकल वाले में, और नहीं प्रैक्टिकल है तो 30 देगा, जिसमें से 15 आप लोगों को बनाना है। ये सब बात आप लोगों को पता होगा मेरे ख्याल से, तो इसमें बताने की जरूरत नहीं है। तो इस अनुसार अगर देखा जाए तो व्याकरण में मैं अगर बतला दूं आप लोगों को, तो व्याकरण, हिंदी व्याकरण को आप रट जाते हैं तो हिंदी व्याकरण से आप लोगों का 55 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में रहेगा, ऑब्जेक्टिव में। अब बात आता है कि सर आखिर ऑब्जेक्टिव किस तरह से पूछेगा, आप तो सब्जेक्टिव बता रहे हैं, पूछने वाली बात है। तो देखिए आप लोगों को मैं बता दूं कि ऑब्जेक्टिव आपको कैसे पूछेगा। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए जो पढ़ा दिया उस पे आते हैं। आप लोगों को पूछेगा य का उच्चारण स्थान क्या है, य का उच्चारण स्थान क्या है। तो आप लोग लगा नहीं सकते हो कि तालु है उसका उच्चारण स्थान, नहीं पता है, अभी तो बताए हैं, नहीं पता है ना। आइए आइए तो समझिएगा। ये देखिए य का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। समझ गए आप, क्लियर होगा, समझ गए तो ओके लिखिएगा। आगे देखिए, आगे हम लोग समझते हैं ओष्ठ, यानी ओष्ठ नाम से ही आता है कि हमारा उच्चारण कहां से होना चाहिए, होठ से होना चाहिए, है होठ से होना चाहिए, जहां पर लिपस्टिक लगाया जाता है वहीं से होना चाहिए। ओष्ठ, ओष्ठय, ओष्ठय वर्ण, यानी ओष्ठ का मतलब हो गया कौन सा वर्ण, ओष्ठय वर्ण। इसमें हम लोग का आ जाएगा ओठ से उच्चारण के लिए
हर्षऊ दीर्घऊ यानी ऊ, हर्षऊ कहाँ से उच्चारण हो रहा है, ओठ से हो रहा है। दीर्घऊ मतलब ऊ भी इसको बोला जाता है, आप लोग को पता ही है, छोटी ऊ बड़ा ऊ बोला जाता है ना, हर्षऊ भी बोला जाता है, दीर्घऊ भी बोला जाता है, आप लोग को पता है। और पवर्ग प फ ब भ म, ठीक है, प आ रहा है ना होठ, आप लोग बोल के देखिए तो प, होठ का उच्चारण आ रहा है प फ ब भ म, होठ से उच्चारण किया जाता है उसको क्या कहते हैं, होस्ट में जाता है, ओस्ट में जाता है, यानी कि आपके होठ से उच्चारण होता है। क्लियर होगा, आप लोग समझ रहे होंगे, पूरी क्लियर से आप लोग समझ रहे होंगे, कहीं परेशानी नहीं आ रहा होगा। परेशानी अगर आ रहा होगा तो आप लोग ज्यादा संख्या में अगर कमेंट आता है कि नहीं समझ आया, फिर से मैं उसके बारे में बताऊंगा, फिर से बताने की कोशिश करूंगा, आप लोग को क्लियर समझ आ जाएगा। टेलीग्राम तो आप लोग ज्वाइन किए होंगे, मेरा चैनल जो है, चैनल के नाम से ही टेलीग्राम है, टेलीग्राम पे जाकर सर्च करिएगा, टेलीग्राम पे आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम पे बहुत कुछ मिलता है आप लोगों को, आप लोग को पता ही है, सब चीज पता है, पहले भी देखे ही होंगे। नासिका, नासिका, आखिर नासिका क्या है, कहाँ है नासिका? नासिका मतलब होता है नाक, जिसका जो उच्चारण स्थान जो होता है नाक से होता है, नासिका। अनुनासिका वर्ण, इसे कौन सा वर्ण कहते हैं? अनुनासिका वर्ण। इसका उच्चारण स्थान कहाँ होता है? नाक होता है। ध्यान में एकदम फिट कर लीजिए। देखिए अंशुवार, अंशुवार, अंशुवार कहाँ होता है समझेंगे? जैसे हम लिखते हैं पंच, पंच, तो ऊपर जो बिंदु डाले हैं उसी को कहते हैं अंशुवार, यानी पंच। कहां से उच्चारण आ रहा है? पंच। बोल के देखिए, नाक से आएगा उच्चारण। उसका चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु तो आप लोग जानते हैं, जैसे चांद में लगा दिए, चांद, उच्चारण स्थान भी वही हो गया। पंचमाक्षर, पंचमाक्षर क्या होता है? ये टॉपिक आ गया मेन चीज। आखिर पंचमाक्षर होता क्या है? पंचमा अक्षर यानी 5 अक्षर के मिलने से पंचमा अक्षर बनता है। 5 गो अक्षर वो कौन कौन सा होता है? आप लोगों के यहाँ पर क्या बोले, कवर्ग बताते टाइम अंघ को नहीं गिनना है, चवर्ग में इया को नहीं गिनना है, और यहाँ देखिए टवर्ग में न को नहीं गिनना है। उसी तरह करके देखिए, यही होता है पंचमा अक्षर यानी 5 अक्षर। अंघ, इया होता है, आप लोगों का जानते ही है। उसके बाद क्या होता है? न, तथा न और ज्ञ। देखिए 1 2 3 4 5 गो अक्षर हो गया ना। इसका भी उच्चारण अंघ, देखिए बोल के नाक से आता है, यानी इस कौन से कहा जाएगा? नासिका, अनुनासिका वर्ण में जाएगा। आप लोग समझ गए ना क्लियर? इधर मैं बता रहा हूँ 3 गो और लिखा हुआ हूँ, आप लोग इसको भी समझ के ही जाइएगा, नहीं तो ऑफ नहीं कर दीजिएगा। तो क्लियर इतना समझ गए होंगे आप लोग। तो आप लोग पूरी तरह से अगर व्याकरण पढ़ेंगे, हिंदी व्याकरण को, तो आप समझिए आपका 55 नंबर का ऑब्जेक्टिव आप लोग कवर कर सकते हैं। जो एग्जाम में आप लोगों को बनाना 50 रहता है, आप लोग किताब पढ़िए ना पढ़िए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 50 को तो ऑब्जेक्टिव आप व्याकरण में कर दीजिएगा। बहुत बच्चा ऐसा होता है, बहुत सारे कोचिंग संस्थान में होता है, ऑफलाइन मैं भी पढ़ाता हूँ लेकिन व्याकरण करा देता हूँ। बहुत सारे कोचिंग संस्था में होता क्या है कि हिंदी होता है, हिंदी पढ़ाई होगा, संस्कृत पढ़ाई होगा, बहुत अच्छा से होगा। हिंदी करा देने के बाद आप लोगों का व्याकरण नहीं कराया जाता है। अब बच्चा चला गया एग्जाम देने, एग्जाम देने जब पहुंचा तो आया ऑब्जेक्टिव में 45 गो 40 गो उसका पढ़ा हुआ किताब से आया, उतना किताब रट के गया, आया 40 गो। बच्चा परेशान परेशान हो जाता है, अब करे तो करे क्या, एकदम मतलब समझिए कि उसका उम्मीदें टूट जाता है। क्या करें? बच्चा व्याकरण, व्याकरण नहीं पढ़ के गए हो। सबसे विशेष चीज है व्याकरण, जो पहला क्लास से 1 क्लास से पढ़ाया जाता है, वो चीज आप मैट्रिक में पढ़ के, 12th में पढ़े बिना आप लोग जाकर बोर्ड एग्जाम दे दोगे? पॉसिबल है? कभी संभव है? आप लोग बताइए, अपने दिल से बताइए, क्या पॉसिबल है? बिना व्याकरण का आप लोग बोर्ड एग्जाम दे दोगे? नहीं दे पाओगे। तो ये चीज बहुत सारे टीचर नहीं कराते हैं, जिसके कारण बहुत सारे बच्चों का हिंदी जो होता है ना, हिंदी 100 नंबर का जब आता है तो बहुत खराब नंबर हो जाता है। सब्जेक्टिव में भी व्याकरण आता है। तैयारी तो आप लोग बहुत करके जाइएगा, लेकिन आप लोग व्याकरण नहीं पढ़ के जाइएगा तो रिजल्ट हो जाएगा थोड़ा सा खराब। अब आप लोग यही बताइए, जो 100 नंबर का एग्जाम होता है, प्रैक्टिकल वाला आपका एग्जाम होता है, मान लीजिए आप लोग का
साइंस हो गया, आप लोग का एसएसटी हो गया। प्रैक्टिकल वाले एग्जाम में आप लोग का 80 नंबर का क्वेश्चन होता है, 20 नंबर तो प्रैक्टिकल में मिल जाता है। कमजोर से कमजोर विद्यार्थी होता है, एकदम कमजोर भोदू रहता है ना, वो भी 60 नंबर प्लस लेके आता है, क्या कि प्रैक्टिकल मिल जाता है प्रैक्टिकल वाले नंबर में। इसमें तो प्रैक्टिकल ही नहीं है, अब करे तो करे क्या। बहुत बच्चा कहता है तो हिंदी में सर नंबर 60-70 के ऊपर नहीं आता है। ए भाई, हिंदी में 90-95 नंबर आता है। आप व्याकरण बढ़िया से पढ़ के जाओ ना, बढ़िया से लिख कर आओ, अच्छा अच्छा रखे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप अपने राइटिंग पे ध्यान दीजिए। सबसे पहला चीज है, आप राइटिंग पे जब तक ध्यान नहीं दीजिएगा आपका रिजल्ट अच्छा कभी नहीं हो सकता है। सबसे पहला आप राइटिंग को अपना सुधार लीजिए, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। व्याकरण पढ़ लीजिए और बुक को रट के चले जाइए और अपना 100% देने की कोशिश करिए। अपना 100% दे के आइए, आपका रिजल्ट एकदम समझिए कि एकदम फोड़ के आएगा। सब कोई खुश, सब फैमिली वाले खुश, पड़ोसी लोग नहीं। पड़ोसी को तो जलाना है ना, अपना रिकॉर्ड बढ़िया बनाना है, पड़ोसी को जलाना है, अपने सर पे टॉपर का ताज सजाना है। समझे बात को। तो देखिए, ये 100 नंबर का जब होता है कि 90-95, बहुत ज्यादा 90-95 तो जरूर नंबर आप लोगों का आएगा ही आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। यहां तक आप लोगों को हम समझा दिए। अब आते हैं यहाँ पे कंठ तालव्य। देखिए उच्चारण देखिए, कंठ तालव्य वर्ण। कंठ, कंठ तालव्य यानी कंठ और तालु दोनों के द्वारा जो बोला जाता है उसे कंठ तालव्य वर्ण कहा जाता है। क्लियर है बात मेरी, समझ गए। कंठ तालव्य वर्ण किसे कहते हैं? कंठ और तालु दोनों से बोला जाता है, कंठ तालव्य वर्ण कहा जाता है। ए समझ गए, क्लियर है ना। कंठ और ओठ दोनों से बोला जाता है कंठस्थीय वर्ण, इसी को कहते हैं। यानी ओ दंष्ठस्थीय वर्ण यानी दांत और ओठ दोनों से बोला जाता है। देखिए व, दांत और ओठ दोनों का उच्चारण आता है, उसी को कहते हैं दंष्ठस्थीय वर्ण। आप लोग को दिमाग में एकदम बस गया होगा क्या। ऑब्जेक्टिव आप लोग का ऐसे आएगा, जैसे आप लोगों का प फ ब भ आ गया। मान लीजिए भ का उच्चारण स्थान क्या होता है? क्या होता है? ध्यान दीजिए। तो भ का उच्चारण स्थान भ बोल के देखिएगा, एग्जाम में जाकर बैठे बैठे बोल दीजिए मन में भ। सर बताए थे होठ से आया है, यानी होठ है, इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया? होठ हो गया। तो याद हो गया ना, दिमाग में एकदम बसा के जाइए एकदम मन में। और अच्छा लगा हो वीडियो, आप लोग वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। और चाहिए वीडियो तो कमेंट करिए कि और सर और वीडियो चाहिए, मुझे भी अच्छा लगेगा। आपका कमेंट और लाइक ही मुझे बताता है कि आप लोग कितना क्या करने वाले हैं। कमेंट जितना ज्यादा करिएगा मुझे उतना अच्छा लगेगा, लाइक जितना करिएगा उतना अच्छा लगेगा, शेयर जितना करिएगा उतना मुझे अच्छा लगेगा। आप लोग कमेंट लाइक शेयर करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।